नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं यूपी के लखनऊ की, जहां यूपी में पहले चरण के पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहले चरण में 18 जिला पंचायतों के 780 वार्ड में चुनाव होने हैं। वहीं बीजेपी ने इस बार दूसरे दलों से आए नेताओं की जगह पुराने कार्यकर्ताओं को ज्यादा तवज्जो दिया है। आपको बता दें, उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी ने गुरुवार देर रात तक मंथन भी किया। वहीं कई सामान्य सीटों पर बीजेपी ने ओबीसी प्रत्याशियों को उतारने का फैसला किया। बता दें, 3 और 4 अप्रैल को पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल किया जाना है और पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को होगा, जिसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। आपको बता दें, पंचायत चुनाव की जो तारीख है उसके ऐलान के बाद अब बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम को उजागर किया है। पहले चरण में 18 जिला पंचायतों के 780 वार्ड में चुनाव होने हैं और बीजेपी ने इस बार दूसरे दलों से आए नेताओं की जगह पुराने कार्यकर्ताओं को ज्यादा तवज्जो दिया है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी ने गुरुवार देर रात तक मंथन किया, जिसके बाद कई सामान्य सीटों पर बीजेपी ने ओबीसी प्रत्याशियों को उतारने का फैसला किया। तो वहीं राजधानी लखनऊ की जनता को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए शुक्रवार को 280 करोड़ की 2 फ्लाईओवर परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मौजूद रहे। आपको बता दें, इंजीनियरिंग कॉलेज से मुंशीपिलिया और विकास नगर से कुर्सी रोड के इंटरसेक्शन को टेढ़ी पुलिया चौराहे के नाम से जाना जाता है। इस फ्लाईओवर को 4 लेन भी बनाया गया है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा है कि आज एक और फ्लाईओवर का लोकार्पण किया गया और साथ ही एक नए फ्लाईओवर की आधारशिला भी रखी गई है। साथ ही फ्लाईओवर के बनने से जनता के लिए आवागमन सुमन होगा। वहीं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जो राज्य बीमारू माना जाता था वो आज विकास के पथ पर दौड़ रहा है। $280 करोड़ की लागत में 2 फ्लाईओवरों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये तस्वीर हम आपको यूपी के लखनऊ की दिखा रहे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां 3 अप्रैल को होने वाली राकेश टिकैत की महापंचायत को लेकर टिकैत गुट सहित अन्य किसान दलों के नेताओं के द्वारा गांव-गांव से किसानों का समर्थन जुटाया जा रहा है। वहीं 3 अप्रैल को होने वाले किसान महापंचायत को सफल बनाया जा सके, इसके लिए किसान नेता जगह जगह जाकर किसानों को कृषि कानून के बारे में बता रहे हैं और साथ ही गांव से किसानों को महापंचायत में पहुंचने का भी न्योता दे रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव राज्यपाल शर्मा ने कहा है कि अब वक्त किसानों को अपनी ताकत दिखाने का है। किसानों से महापंचायत में पहुंचने का आग्रह भी किया जा रहा है और साथ ही जब तक किसान कानून वापस नहीं होगा तब तक ऐसे पंचायत चलते रहेंगे। इस दौरान महापंचायत को संबोधन करते हुए खुद राकेश टिकैत किसानों को संबोधित करेंगे। तो वहीं कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का एम्बुलेंस इन दिनों चर्चा का विषय बनाया हुआ है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस के मामले में बाराबंकी में धोखाधड़ी समेत दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा बाराबंकी ARTO की तहरीर पर दर्ज किया गया। दरअसल पुलिस की जांच में एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स और मकान का पता फर्जी पाया गया। वहीं इस पूरे मामले पर बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने कहा है कि बीते कुछ दिनों से मीडिया के माध्यम से एक एम्बुलेंस के बारे में सूचना मिल रही थी, जिसकी संख्या UP 41AT7171 है। ACP ने यह भी कहा है कि वाहन बाराबंकी परिवहन कार्यालय में एम्बुलेंस डॉक्टर अलका राय के नाम पर रजिस्टर्ड मिली और परिवहन कार्यालय और बाकी संबंधित विभागों से एम्बुलेंस के संबंध में सूचना इकट्ठा की गई तो पता चला कि एम्बुलेंस को रजिस्टर्ड कराने के लिए जो कागजात जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट सब फर्जी निकले। आपको बता दें, डॉक्यूमेंट जिस पते पर दर्ज
हुए थे वो पता भी फर्जी निकला है, जिसके बाद मामले में आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 466 और 471 के तहत डॉक्टर अलका राय पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। विगत दिनों से मीडिया के माध्यम से एक एम्बुलेंस के बारे में लगातार सूचनाएं मिल रही थी, जिसका वाहन संख्या यूपी 41807171 एम्बुलेंस परिवहन कार्यालय बाराबंकी में पंजीकृत था। परिवहन विभाग द्वारा इसके बारे में सूचना इकट्ठा की गई। सभी विभाग जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सभी से सूचनाएं लेकर के इसमें जानकारी की गई। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे, जो वाहन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स, वो जिस पते पर थे वो मकान संख्या 56 उस रफी नगर में स्थित नहीं है और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो प्रथम दृष्टया फ्रॉड पाए गए हैं, फोर्जरी के पाए गए हैं। इस आधार पे इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें 419, 20, 67, 68, 71 आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और अब आगे इसमें जितने भी कंसर्निंग लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड बनाने में या इसमें। खबर यूपी के अलीगढ़ से, जहां जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान होने के बाद बैंक का कर्ज उतारने के लिए स्कूल संचालक सहित 3 लोगों ने किडनी बेचने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। आपको बता दें, ये पत्र किडनी बेचकर बैंक का कर्ज उतारने के साथ साथ बिजली विभाग का बकाया बिल भुगतान करने के लिए लिखा गया है। उनका कहना है कि HDFC बैंक के लोग गुंडगिरी करते हैं और बैंक वाले गाली गलौज कर मारपीट करने की भी धमकी देते हैं, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने अनुमति मांगते हुए लिखा है कि हम ये कदम इसलिए उठा रहे हैं कि हम बैंक, बिजली विभाग और प्रशासन की नजरों में बेईमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं। कि हमें अपनी किडनी को, हम, हमारे प्रधानाचार्य और हमारी वाइफ, तीनों लोग मिलकर एक किडनी बेचना चाहते हैं, जिससे बैंक को बैंक का पैसा मिल जाएगा, जरूरतमंद को जिंदगी मिल जाएगी और हमें जिल्लत भरी जिंदगी से निजात मिल जाएगी। कितना बकाया रह गया है? कितना पैसा लिया था आपने? मैंने 23 लाख रुपए लिया था, 5 लाख रुपए जमा कर दिया है। आज भी स्टैंडिंग 22,60,000 रुपए की बनी हुई है मेरे पास। कितना समय हो इंटरेस्ट प्लस जो एक्सपेंस है। कितना समय हो गया आपको पत्र लिखे हुए? प्रशासन की तरफ से क्या जवाब आया? कल लिखा है हमने पत्र, जो लिखा है हमने 1 अप्रैल को लिखा है मुख्यमंत्री जी के लिए और उसका अब तक मेरे पास कोई भी रिप्लाई नहीं आया है जो कि मैं कोई भी जवाब दे सकूं। और मैं मुख्यमंत्री जी से गुहार करता हूं, या तो स्कूल की एक टाइमिंग निर्धारित करके हमको बता दें या फिर हमें परमिशन दे दें, जाके हम बैंक को पैसा दे सकें और इस बेईमानी भरी नजर से देखने वाले लोगों की नजर में अपनी। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं यूपी के मैनपुरी की, जहां मैनपुरी में करोड़ों की जमीन घोटाले में फंसे लेखपाल प्रदीपेंद्र सिंह चौहान की 5.5 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया। मैनपुरी के तहसील भोलगांव के ग्राम अहिरवा में करोड़ों की जमीन घोटाले में मैनपुरी शहर के राजा का बाग निवासी लेखपाल प्रदीपेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ भोगांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आरोपी लेखपाल पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी हुई थी। आपको बता दें, लेखपाल के खिलाफ डीएम कोर्ट में संपत्ति जब्त करने का केस भी चल रहा था, जिस पर डीएम ने संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी कर दिए। जिसके बाद ही पुलिस लेखपाल के घर पहुंची तो महिलाओं ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला पुलिस को बुलाकर जबरन दरवाजा खुलवाया गया और कार्रवाई के दौरान 4 मंजिला मकान और दुकान को सील कर दिया गया। तो वहीं आरोपी लेखपाल को पिछले कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आज मैनपुरी पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट साहब, तहसीलदार साहब के टीम के साथ 14 में जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। लगभग 5.5 करोड़ की संपत्ति इनकी जब्त की जा रही है और भी अगर ऐसी संपत्ति मिलती है तो उसको जब्त किया जाएगा। अब खबर हरदोई से, जहां अतरौली थाना इलाके में अज्ञात कारणों के चलते लगी भीषण आग से करीब 100 बीघा गेहूं जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आग लगने से पूरे गांव में भी हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे लेखपाल ने आग से हुए नुकसान का आकलन भी किया है। आपको बता दें, जिले में लगातार 3 दिनों से आग का तांडव देखने को मिल रहा है। आग लगने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो चुकी है और कई घरों में भी आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। दरअसल अज्ञात कारणों के चलते लगी आग तेज हवा के चलते विकराल रूप धारण कर रही है।
पे महीठा उना देवकली के बीच में जो घटना हुई, बहुत दुखी घटना हुई। और यहाँ के किसानों के जो फसल है 100 बीघा लगभग गेहूं की जलकर राख हो गई है, जिसमें किसान बहुत भुखमरी कगार पर हैं। अब इन लोगों के आगे कोई वो नहीं है, इनका लोगों का मुआवजा दिलाया जाए। और कम से कम जो है 25-30 लोग किसान ऐसे हैं जिनके 15-15, 20-20 बीघा गेहूँ जला है। पे महीठा उना देवकली के बीच में जो घटना हुई, बहुत। खबर यूपी के लखनऊ से, जहां लकड़ी की एक ठेली में भीषण आग लगने से लकड़ी की ठेली के अंदर सो रहे मजदूर की मौत हो गई। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि लकड़ी की ठेली का मालिक अब्बास नामक व्यक्ति है। बताया जा रहा है कि आग रात में लगभग 12 से लेकर 1 बजे के बीच में लगी थी। आग लगते ही क्षेत्र के निवासियों ने तत्काल कोतवाली बाजार खाला को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने पहुंचकर लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं मृतक मजदूर जगन्नाथ के विषय में क्षेत्र के लोगों ने कहा है कि वो लकड़ी की ठेली के अंदर ही सो रहा था। यूपी के सिद्धार्थनगर में खेत में आग लगने का मामला सामने आया है। ताजा मामला आपको बता दें, इटवा थाना क्षेत्र के शिवरह गांव के सिवान का है। आपको बताते चले कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद 50 बीघा खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। तो वहीं इस घटना के बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगली खबर आपको बताते चले शिवनी से है, जहां कुरई थाना क्षेत्र में 65 साल बुजुर्ग महुआ चुनने के लिए खेत में गए थे। बुजुर्ग पर महुआ चुनने वक्त बाघ ने हमला कर दिया और बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बाघ के हमले में बुजुर्ग की मौत हुई है। आपको बता दें, 65 वर्षीय एक बुजुर्ग महुआ चुनने के लिए खेत में गए थे, लेकिन उसी दरमियान बाघ ने बुजुर्ग पे हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सिवनी कुरई की ये पूरा मामला है। यूपी के सोनभद्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यूं तो सोनभद्र बिजली के प्लांट, खनन और सोने की पहाड़ी को लेकर प्रसिद्ध हो चुका है, लेकिन इस बार सोनभद्र की चर्चा में रहने का कारण कुछ और ही है। दरअसल सोनभद्र के अनपरा में रहने वाले एक दिव्यांग क्रिकेटर लव शर्मा का चयन दिव्यांग प्रीमियर लीग में हो गया है। लव शर्मा दिल्ली चैलेंजर्स टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, लव शर्मा भारतीय विकलांग क्रिकेट टीम के उप कप्तान भी हैं। बताते चले कि दिव्यांग प्रीमियर लीग मैच दुबई के शारजाह में खेला जाना है और साथ ही दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के महासचिव हारून राशिद ने कहा है कि डीपीएल 8 अप्रैल से शुरू होकर 15 अप्रैल तक चलेगा। डीपीएल के मैच दुबई और शारजाह के स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसके साथ ही हारून राशिद ने यह भी कहा है कि देश से 90 खिलाड़ियों का चयन कर कुल 6 टीमों को भी बनाया गया, जिसमें दिल्ली चैलेंजर्स, मुंबई आइडियल, कोलकाता नाइट राइडर्स, गुजरात हिटर्स, राजस्थान राजवाड़ा, चेन्नई सुपरस्टार्स होगी। वहीं डीपीएल लीग में खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए 4-5 और आगरा में 2 दिनों के लिए फिटनेस कैंप भी लगाया जाएगा। इस मौके पर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अजीज खान समेत जिले और प्रदेश के लोग लव शर्मा को बधाई देते हुए भी नजर आए। डीपीएल दुबई में हो रहा है और अगले वर्ष इसी तरह 6 टीम की जगह 8 टीमें होंगी, जिसमें से 10 भारतीय खिलाड़ी और 5 विदेशी खिलाड़ी खेलेंगे। तो और इस प्रकार इसमें न भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी तरह का कोई भी सहयोग नहीं रहता है। इसमें मैं खुद 6 वर्षों से इसमें प्रयासरत हूँ कि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार हमारी मदद करे। हम निवेदन करेंगे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से कि दिव्यांग खिलाड़ी भी देश के लिए खेलते हैं और उन्हें भी क्या कहते हैं रोजगार के लिए उन्हें एक जीविका का साधन उत्पन्न पैदा कराएं और जिससे कि वो जीविका उपार्जन का एक साधन प्राप्त करके वो पूरे तन मन के साथ अपने देश के लिए खेल सकें। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं अब उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां बैरागी कैंप में संतों द्वारा धर्म ध्वजा की स्थापना की गई है। आपको बता दें, ये कार्यक्रम विधि विधान और बैंड बाजों के साथ संपन्न हुआ, जिसमें
कुंभ मेला अधिकारी संजय गुंजाल और कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत भी शामिल हुए। बताते चले बैरागी संत धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंच रहे हैं और अपने टेंट भी लगा रहे हैं। इससे पहले सन्यासी साधु संतों की धर्म ध्वजा की स्थापना पहले ही हो चुकी है और अब बैरागी संतों की धर्म ध्वजा का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, दरमियान निर्मोही अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव रामशरण दास ने कहा है कि धर्म ध्वजा सनातन धर्म का प्रतीक है और उसकी स्थापना के बाद हम लोगों ने महाकुंभ का आगाज भी कर दिया और अब इसके बाद उनकी सारी प्रक्रिया बैरागी संतों के द्वारा शुरू हो जाएगी और उसके बाद नगर भ्रमण और शाही स्नान की प्रक्रिया भी शुरू होगी। ये हमारी धर्म ध्वजा हमारे धर्म का प्रतीक है, बल्कि हिंदू धर्म सनातन धर्म का ये प्रतीक है और इसको हम पहले स्थापित करके ही कुंभ की अन्य क्रिया को शुरुआत करते हैं। आज से हमारे कुंभ का आगाज हो गया। अब कुंभ से संबंधित जो भी हमारे कार्य हैं हम आज से करना प्रारंभ कर देंगे। हमारे बैरागी तीनों ही अणियों के अखाड़ों के आज धर्म ध्वजा की स्थापना के कार्यक्रम में शरीक हुए हैं और यहाँ सम्मिलित होकर बैरागी का वृंदावन के बाद यहाँ सभी लोग का आगमन हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं बिहार के भागलपुर की, जहां भागलपुर जदयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार गोपाल मंडल ने अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही निशाना साधा है। भागलपुर में सरकारी कर्मचारी संजय यादव की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में गोपाल मंडल ने अपनी सरकार को घेर लिया है। गोपाल मंडल का कहना है कि बरारी थाना प्रभारी जब संजय यादव को पकड़ने उनके घर गए थे तब वो शराब के नशे में थे। संजय यादव की पकड़ने के बाद उनका तौलिया से उनके गला घोट दिया गया और गलत जगह मारने से उनकी मौत हुई है। गोपाल मंडल ने डीएम और एसपी पर डॉक्टर से मिलकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने का भी आरोप लगाया है। इस दौरान गोपाल मंडल ने यह भी कहा है कि नीतीश सरकार ने बिहार में शराबबंदी की पर सभी पुलिस वाले पीते हैं शराब। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बयान में सियासी भूचाल जरूर ला दिया है। वो दारू नहीं पीते हैं और मारने वाला व्यक्ति दारू पी के उनको मारा है। जो गया था पकड़ने वो दारू पिए हुए मूड में था, तब बेरहमी से मारा है उनको। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, पुलिस दारू पी तब वैसे मारा है उनको। अब गले में किसी को गमछा लगा के ऐठ के कस दिया, उसके बेटी को डांटा, ढकेल दिया उसको फाटक के भीतर। अब किसी के पिताजी को घसीट के ले जा रहा है तो उसमें तो जरूर बोलेगा ना बेटी। ये बात हमारा ये कहना, दारू पी के आदरणीय नीतीश कुमार ने दारू बंद किया, लेकिन दावे के साथ में कहता कोई पुलिस पदाधिकारी नहीं है जो दारू नहीं पीता है। अब बात करते हैं राजधानी पटना की, जहां केंद्र सरकार के तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम 3 के बिहार में खत्म होने के बावजूद नीतीश सरकार ने अपने दम पर इस योजना को चलाने का निर्णय लिया। आपको बता दें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि तकनीकी शिक्षा के लिए केंद्र सरकार सहयोग करती रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने योजना बंद कर दी है। अब नीतीश सरकार ने अपने दम पर इस योजना को चलाने का निर्णय लिया, जिसके तहत 18 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। वहीं अब मुजफ्फरपुर और नालंदा में एमडेट की पढ़ाई संचालित हो रही है। आपको बता दें, अब नीतीश सरकार अपने खर्च पर तकनीकी शिक्षण को वेतन भी देगी और इसी के तहत ही करीब 198 टीचरों को भी लाभ मिल सकेगा। यह 3 चरण में चला था। पहला चरण 2003 से लेकर 2009 तक, जिसमें कि बिहार सरकार के एक भी कॉलेज उससे लाभान्वित नहीं हो पाए। फिर उसके बाद 2009 से लेकर 2017 जो दूसरा चरण हुआ उसमें 3 कॉलेज लाभान्वित हुए और 2017 से लेकर 2021 मार्च तक जो तीसरा चरण था उसमें 7 कॉलेज लाभान्वित हुए। अब स्थिति ये थी कि ये जो फैकल्टी हैं जो भी इनको बिहार सरकार के द्वारा IIM और IIT से ट्रेनिंग दिलवाई गई, ये सब चीज़ों के सुधार के लिए इस तरह की परियोजना जो है वो शुरुआत की जा रही है। जो चीज़ अभी तक नहीं हो पाया था उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि उसकी बेहतरी कैसे हो, और जो आप बता रहे हैं ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, अब हम लोग देखते हैं कि उसमें कैसे हम लोग उसकी ट्रेनिंग के भी कार्यक्रम पूरा करें और जितने भी जो हो सकते हैं मतलब बिहार सरकार की तरफ से वो सब कुछ किया जा रहा है। तो वहीं मुजफ्फरपुर के टारसन गांव में 2 गुटों में जमकर मारपीट और लाठी डंडे चले थे। आपको बता दें, सूचना पाकर मौके पर मामले को शांत कराने के लिए गई जीप पर भी हमला कर दिया गया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे।
पुलिस पर इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे उग्र भीड़ ने पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर और बेबस कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि उग्र भीड़ ने लाठी डंडे ईंट से इन पुलिस वालों पर वार भी किया है। पुलिस को अपने बचाव में फायरिंग भी करनी पड़ी, जैसा इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब तक पुलिस ने तकरीबन 79 लोगों पर नामजद और दर्जनों अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें से 16 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गोली बैठ भाई खड़ 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 काट दे दबली से काट दे मार मार गोली बैठ भाई का बैठ काट दो भाई काट दो मार काट दो तुर्की थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी उसमें जो पथराव किया है पुलिस के विरुद्ध लोगों ने, उसमें अब एक वीडियो भी सामने आया है। उसमें उसकी जांच चल रही है, वो कब का वीडियो है, कौन सा वीडियो है, और उसमें जो फायरिंग की आवाज़ आ रही है उसकी भी जांच चल रही है कि वो सही है कि गलत है। अभी इस मामले में कुल 16 लोग अरेस्ट होकर जेल गए हैं, 79 लोगों को नामजद किया है। अभी तो शांति व्यवस्था बन चुकी है वहाँ पे, पुलिस हालांकि कैंप। तो वहीं पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कैरोल अपने निजी दौरे पर मधेपुरा पहुंचे हैं। आपको बता दें, मधेपुरा जिले के गमरिया सीमा पट्टी से डीएम, एसपी सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध शिव मंदिर सिद्धेश्वर मंदिर में इस दौरान उन्होंने सिंहेश्वर मंदिर परिसर में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया है। माननीय मुख्य न्यायाधीश के दौरे को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई थी। निजी दौरा होने के कारण मीडिया को भी इस दरमियान दूर रखा गया था। पूजा के बाद मधेपुरा जिला अतिथि गृह पहुंचने पर जिला संघ का एक प्रतिनिधि मंडल जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पुलकित यादव और सचिव संजीव कुमार के नेतृत्व में माननीय मुख्य न्यायाधीश से शिष्टाचार मुलाकात की। कटिहार में दो अजब दोस्तों की गजब दोस्ती देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। प्राणपुर धरन पंचायत के पकड़िया गांव में एक कुत्ता और बंदर की दोस्ती, इन दोनों पूरे जिले में चर्चा का विषय बनाया हुआ है। आपको बता दें, गांव वालों ने इस अनोखे दोस्ती को जय वीरू का नाम दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं पशु प्रेमी अमित वर्मा कहते हैं कि अक्सर हम इंसान ज्ञान, बुद्धि और विवेक रहते हुए भी किसी न किसी बात पर लड़ते रहते हैं, लेकिन इन जानवरों से भी सीखना चाहिए। जब ये एक साथ रह सकते हैं तो भला हम इंसान एक साथ क्यों नहीं रह सकते। तो आपको बता दें, बिहार के कटिहार में इन दिनों एक बंदर और कुत्ते की दोस्ती काफी चर्चा का विषय है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन दोनों को ही आपस में मस्ती करते हुए भी वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के बाद सामाजिक कार्यकर्ता एवं पशु प्रेमी अमित वर्मा कहते हैं कि अक्सर हम इंसान ज्ञान, बुद्धि और विवेक रहते हुए भी किसी न किसी बात पर लड़ते रहते हैं, लेकिन इन जानवरों से भी हमें सीखना चाहिए। जब ये एक साथ इस तरह से दोस्त बनकर रह सकते हैं तो इंसान सिर्फ इंसानियत के धर्म के सहारे क्यों नहीं एक साथ रह सकते। ये तो बहुत ही एक अच्छा संदेश है कि एक कुत्ता और एक बंदर में आपस में इतनी प्रेम है। ये इसके देख के हम इंसानों को सोचना चाहिए कि जब दो तरह के जानवर आपस में इस तरह से मिलजुल के आज इस कलयुग के समय में भी रह रहे हैं, तो हम इंसानों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग एक नस्ल के होके, इंसान होकर हम लोग एक दूसरे से कितने बैर से रहते हैं। तो ये एक समाज में ये एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है कि हम इंसानों को भी इसी तरह से मिल के रहना चाहिए। हम जो आज अलग अलग धर्म में, अलग जाति में बटे हुए हैं, ये इस सब से ऊपर उठ के हम लोगों को इंसानियत के धर्म पे
अगली खबर बोकारो से है, जहां गिरिडीह प्रखंड के प्राचीन शिव मंदिर प्रांगण में महारुद्र यज्ञ के शुभारंभ में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें विधि विधान से पूजा कर युवतियों व महिलाओं ने कलश यात्रा में शामिल होकर जयकारा भी लगाया। इस कलश यात्रा में गिरिडीह लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी अपने समर्थकों संग भी शामिल हुए। कलश यात्रा में कई देवी देवताओं की झांकी के साथ छऊ नृत्य का भी आयोजन किया गया था। मौके पर महारुद्र यज्ञ समिति अध्यक्ष पंकज जायसवाल ने श्रद्धालुओं का आभार जताते हुए तो वहीं देवघर में एक बार फिर से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार देवघर जिले में लोगों को सतर्क व जागरूक करने के उद्देश्य से कोविड नियमों का 100% पालन और मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। और इसके अलावा दिनांक 2 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाने की भी बात कही गई है। वैसे व्यक्ति जो घर से बाहर निकलते हैं और मास्क नहीं पहनते हैं, उन लोगों के विरुद्ध ये कैंपेन चला करके फाइन चेकिंग अभियान, फाइन चालान काटने का अभियान चलाया जा रहा है। और लगातार जिला प्रशासन के द्वारा अवेयर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी लोग इस पे अवेयर नहीं है और गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध फाइन काटा जा रहा है। ये अभी तो वहीं नारायणपुर थाना क्षेत्र के चिरुडी गांव से 5 दलित परिवार की जमीन पर एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा कब्जे का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, पीड़ित दलित परिवार को प्रधानमंत्री आवास के लिए जमीन दी गई थी, लेकिन गांव के दबंगों ने धारा 144 लगाकर काम रुकवा दिया। फिर दबंगों ने स्वयं उस जमीन पर ही कब्जा कर लिया, जबकि पीड़ित लोग इस जमीन पर वर्षों से रह रहे हैं। वहीं आपको बता दें, दरमियान पूर्व मंत्री उमर बावरी ने प्रशासन की खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर न्याय नहीं मिला और पीड़ित परिवार का बाल भी बाका हुआ तो चिरुडी में एक नया इतिहास रचा जाएगा। बाबा साहेब आम्बेडकर का यह जामताड़ा है, यह देश है कि ये बाबर और औरंगजेब का देश है। ये आज जानने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आपसे जानना चाहते हैं। आज ये तो बाबर और औरंगजेब की कहानी है, हम लोगों ने सुनी है। अगर कोई मुस्लिम धर्म नहीं मानता था तो अपने धर्म को पालन करने के लिए भी उसको टैक्स देना पड़ता था, उसको जजिया कर देना पड़ता था। अगर आप उसके धर्म में परिवर्तन नहीं हुए तो आपको गंदे कार्यों में लगाया जाता था, आपको नाली साफ करने के लिए दिया जाता था, आपको पैखाना साफ करने के लिए दिया जाता था, आपको जो है ना आपको दलित और शोषित बना के रखा जाता था। आपके जीवन का कोई अधिकार नहीं था। आप जिस जमीन पर जीते हैं वो जमीन भी उसके कब्जे। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब देखते रहिए लोकमंच।